Hello dear students, this is DS sir and once again you are most welcome to our YouTube channel Learn Something New 2.0। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं फिर टेंसेस की सीरीज के साथ नेक्स्ट स्टेप में मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही डिटेल से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे इसे विस्तार से। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम बेसिक चीज़ की बारे में बात करते हैं। बेसिक लिखा है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मीन्स भूत होता है, इंडेफिनिट अनिश्चित और टेंस मीन्स काल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हिंदी में कह देंगे अनिश्चित भूतकाल है। ठीक है, इसकी जो पर्याय इसकी पहचान होती है, पहचान आप लोगों को अगर बता दें तो ये लिख लेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2-3 पहचान आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसमें लिखा जाता है, लिख देते हैं ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा या, ये सर्वदा सत्य नहीं है, किंतु इसका कंसेप्ट ये है कि कोई एक्शन जो है पास्ट में हुआ लेकिन वो ये डेफिनेट नहीं करता है, डिफाइन नहीं कर पाता, ये नहीं बता सकता डेफिनेटली कि वो काम हो चुका है, जारी है या नहीं। इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट कह देते हैं। नाम से ही समझ लीजिए आप, नाम से सारी बातें कंसेप्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। पास्ट में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो लिखाई जाती हैं आपको। बाकी के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या ये आते हैं। इसको इतना ही होता है, केवल वाक्य से ये पता चलता है कि कार्य, कोई एक्शन हमारा पास्ट में हुआ लेकिन वो पूरा हो चुका या निरंतर जारी है, ऐसा कुछ अता पता नहीं, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। इसको सीधे से देख लेते हैं, बनाने के लिए हम बेसिक की बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। इसको रूल्स अगर देख लेते हैं तो रूल्स में हम सीधे से बात करेंगे स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा MPTR। और बहुत से बच्चे सोचेंगे MPTR का है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। M फॉर मैनर होता है, ये जो एक्शन होगा यहाँ पर, जो एक्शन क्रिया होगी वो काम करने का मैनर है, तरीका है, काम कैसे हुआ ये बताएगा, कैसे हुआ, फिर काम प्लेस कहाँ हुआ, फिर क्यों हुआ, फिर टाइम कब हुआ और फिर कहाँ क्यों हुआ, ये सारे हैं। इनको आप एडवर्ब्स कह सकते हैं। ये एडवर्ब्स जिनको हम अदर्स वर्ड में जोड़ देते हैं, इनको हम वाक्य के अंत में सीक्वेंस में लगाते हैं। सबसे पहले हम काम करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद हम एक्शन का स्थान शो करेंगे और तत्पश्चात हम देखते हैं कि समय, कार्य का एक्शन बताएंगे, टाइम बताएंगे, समय किस समय कोई कार्य हुआ, और अंत में, सबसे अंत में हम बताते हैं कि वो जो कार्य है किस उद्देश्य हुआ, क्यों हुआ, क्यों का आंसर देंगे। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ आपको सब्जेक्ट का नंबर जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। तो हम देख लेते हैं, है ना। ये ले सकते हैं, एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार, विद्युत बल्ब का आविष्कार 1882 ईस्वी में किया, अमेरिका में किया।
अमेरिका में किया, अमेरिका में किया, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको देखेंगे यहाँ पर देखो एडिशन सब्जेक्ट है, इसको लगा सकते हैं एडिशन। फिर वर्ब आएगी इन्वेंटेड, आविष्कार करना है कि इन्वेंटेड। अब इन्वेंट क्या इन्वेंट किया है तो होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद देखें कैसे किया, ये इसमें कोई जवाब मिलेगा नहीं आपको। फिर कहाँ किया है, इन अमेरिका। फिर अब देखेंगे प्लेस हो गया, फिर टाइम कब है, इन 1882। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर फॉर्मुलाइजेशन कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ लिखते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आवर कंट्री बीकेम, सेकंड फॉर्म आती है, फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 का आप देख सकते हैं। अब आप बात करें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को अगर देखते हैं तो नेगेटिव में आप सीधी से इसमें दो चीज़ें देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हम आपको डीपली बढ़ाते हैं जैसे दो तरह से, एक फार्मूला नहीं बनेगा। एक तो इसमें डिड नॉट लगेगा, इसका स्ट्रक्चर आपका बनता है डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वही बनेगा ऑब्जेक्ट। फिर एक होता है नेवर, और नेवर जब लगेगा तो वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म आनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहते हैं उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया। अगर इसको देखते हैं नेगेटिव है तो कहें ही डिड नॉट, क्या होगा, ही डिड नॉट इनवाइट मी, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ। अगर नेवर का प्रयोग होता है तो ये क्या, उस तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। अब देखो इसमें कभी नहीं आया, ऐसा नेवर लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करेंगे यू नेवर, क्या करेंगे, यू नेवर, सेकंड फॉर्म आएगी टोल्ड मी अबाउट इट, क्या करेंगे, अबाउट इट। तो थोड़ी सी कंसेप्ट होती हैं वो देख लेंगे। नेवर लगता है तो डिड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इसको यहाँ सेकंड फॉर्म में अप्लाई करते हैं, और यहाँ डिड नॉट लग जाता है, डिड आती है तो फर्स्ट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ वर्बल सेंटेंस लिख सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में क्या है, इसमें ए टाइप का होता है। इससे क्या होता है, क्या आपने कभी असहाय लोगों की मदद की, ऐसे लिखा हो, है ना। तो इसमें लिखा है तो अगर डिड यू एवर, अब यहाँ डिड लगाया तो यहाँ हेल्प आएगा, फर्स्ट फॉर्म आनी है ना। डिड लगने के साथ ही फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये याद रखिए, एक आपको मोटी बात देख लेनी है, डू डज डिड,
इनके साथ जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो मेन वर्ब की जो रूट वर्ब होती है, जैसे फिनिट वर्ब कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, ठीक है। और इनके हट जाने पर डिड पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, ऐसा ही है, ऐसे आप फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। क्लियर। तो हेल्प द, असहाय लोगों की हेल्पलेस कहते हैं, हेल्पलेस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड टाइप का जो होता है, उसमें आपको थोड़ी सी एक मैं आपको बता दूं, हर बार वही अप्लाई करते हैं। जो बी टाइप का होता है उसमें हु वाले जो वाक्य बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस MPTR होगा ऐसे, और उसमें बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह मेज यहाँ किसने रखी, यह मेज यहाँ किसने रखी। तो इसे बनाएंगे हु, है ना, पुट दिस टेबल, फिर क्या आएगा हियर, ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार से आपका बन जाएगा, हु पुट दिस टेबल हियर। तो सबसे पहले आपने ऐसे हु जो वर्ब होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है आपका एक तरह से कार्य करता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इंटरोगेटिव होते हुए ही असर्टिव का स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट लग गया, फिर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जैसे असर्टिव की तरह स्ट्रक्चर बनता है हु वाले का। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो है ऑब्जेक्ट आते हैं, हुम है, विच है, वॉट है, इत्यादि जो भी हैं वो आपको एडजेक्टिव का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, देख लीजिएगा। यहाँ हम बात करते हैं जो है एक हुम है ना, हु जो हो सकता है, इसके साथ नाउन आएगा, प्लस फिर आएगा विच जो साथ आएगा, विच के साथ भी नाउन अप्लाई होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो हाउ मैनी आ सकता है, हाउ मैनी प्लस नाउन आएगा, और फिर आपका हाउ मच होता है, हाउ मच के साथ आपका नाउन आएगा, उसके साथ वॉट आ सकता है। इतने जो शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इसलिए इनके साथ हम क्या करते हैं, इनको लगा देते हैं, उसके बाद आपकी डिड आएगी, क्या आएगी, डिड अप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हैं फिर वो सब्जेक्ट आएगा। फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर MPTR होगा। इस प्रकार से आप लगाएंगे। यह देखते हैं, इन लड़कों ने कल बाजार से कितनी पुस्तकें खरीदी, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले आता है कितनी पुस्तकें, हाउ मैनी बुक्स आएगा, हाउ बुक्स काउंटेबल नाउन है, इसके लिए मैनी का प्रयोग है। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल होता तो हम अप्लाई करते हाउ मच, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, हाउ मैनी, फिर लगाएंगे बुक्स, फिर वर्ब आ जाएगी, इसके बाद देखो ये लगा है डिड, क्या आ जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आएगा दीज बॉयज़, फिर इसके बाद लिखा है वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगा, वर्ब, यहाँ लिखा है वर्ब, नॉट तो है नहीं है तो सीधी वर्ब आएगी, बाई, फिर लिखा है इसके बाद देखेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है, हो गया वो, फिर ऑब्जेक्ट MPTR
कैसे खरीदी है नहीं, कहाँ से खरीदी वो दिखाए, फ्रॉम द मार्केट, ऐसे याद है। ओके, आप समझ गए होंगे इस के अनुसार। मैंने कहा सबसे पहले हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड, ये एडजेक्टिव होता है, इसके साथ नाउन आता है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिफाई करता है तो उसके साथ नाउन अप्लाई होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की है, फिर एडवर्ब प्लेस लिखा है, कहाँ से खरीदा है। इस प्रकार से आप जितने भी लिख सकते हैं, कोई सा भी ऐसे कहते हैं, तुम्हारे भाई ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दिन रात पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं की। अगर ऐसे लिखते हैं इस सेंटेंस को तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें ही क्यों आ गया, सबसे पहले इसको अप लगा देते हैं तो क्या आएगा, वाई आएगा। इसके बाद लिखा है, इसके बाद ये डिड लिखा है ना, डिड आ जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं क्या, योर ब्रदर, ठीक है। फिर नॉट लगेगा, फिर स्टडी वर्ब आ गई, फिर क्या रहेगा, समय दिन रात, डे एंड नाइट हो गया। अब लिखा है क्यों का उत्तर मिल जाएगा आपको, परीक्षा में पास होने के लिए, तो टू पास इन द एग्ज़ाम, ऐसे आप वाक्यों को बना देते हैं। ये आपकी बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें होता क्या है, एक चीज़ और है, ये जो टेंस होता है आपको एक चीज़ और देगा, ये होता है हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। इसका मतलब हो गया किसी पास्ट में, भूतकाल में घटित होने वाला कोई हैबिचुअल एक्शन है जो आदत को प्रकट करता है, आप किसी की आदत बन चुकी है, या कोई कार्य बार बार हो रहा है, उस कार्य को प्रकट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं वुड का प्रयोग कर दें, या फिर यूज टू का प्रयोग कर दें, क्या कर दें। लेकिन अगर ये देखेंगे, आपको सोचेंगे दो मॉडल वर्ब आपको दे दिए, दो में थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यदि हम रेगुलर काम करते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअस काम होता है, एक्शन है, आदत है, तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक्शन तो है, रेगुलर है, लेकिन उसमें इरेगुलर होता है, कभी कभार होता है, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग उचित होता है। लेकिन इतनी बारीकी से जाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ केवल कॉम्पिटिटिव लेवल पर है, समझी जाती है, उसको मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आप समझ लीजिएगा, ये जो चीज़ है वो रेगुलर है, रेगुलर एक्शन को दर्शाएगी, ये जो है इरेगुलर को दर्शाएगी, कभी कभार, ये अंतर है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि पिताजी सुबह को रोजाना टहलने जाया करते थे। अगर ये बात हम करते हैं, जाया करते थे, अगर ये सेंटेंस देखें, पिताजी सुबह को रोजाना, ये कार्य हो रहा है, रेगुलर वे में हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर उचित प्रयोग करते हैं यूज टू का। लेकिन जब लिखा है पिताजी सुबह को कभी कभी टहलने, अगर ऐसा लिखा हो कभी कभी टहलने जाते तो वहाँ पर यूज वुड का प्रयोग उचित होगा, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली जनरली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई ज़्यादा टेंशन न लें। तो क्या करेंगे यहाँ, फादर यूज टू, क्या करेंगे, यूज टू गो फॉर ए वॉक
फिर लगेगा डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लिखते हैं जैसे मैं कभी कभी नदी में स्नान किया करता था। अब देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पता है कभी कभी लिखा है, ये रेगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पर हम वुड को प्रयोग करेंगे। आई वुड, क्या लगाएंगे, आई वुड, है ना। टेक बाथ, टेक आ बाथ इन द रिवर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी समस्या है ये पास्ट इंडेफिनिट को आप देख लेंगे, डीपली पढ़ लेंगे, इसमें आप कोई भी कंसेप्ट, और उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई किसी प्रकार की कोई डाउट और नहीं रहेगा, आप इजीली बना सकते हैं। और वीडियो को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, ओके।